हेलो एवरीवन। करंट मुद्दे में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो फिर से डिस्क्रिप्टिव के ऊपर है। आज के इस मतलब वीडियो में ये एक टोटल क्वेश्चन आंसर वाला सेशन रहेगा, जिसमें क्या है कि मैंने कई सारे डाउट्स उठाए हैं जो जनरली बच्चों में देखने को मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव को लेकर। तो मैं उन डाउट्स के आंसर्स जो हैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो एक बार ये वीडियो देख लो, आपका कोई ना कोई डाउट जो भी होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। इसमें पहला डाउट ये है कि लैंग्वेज जो है वो कौन सी चूज़ करनी चाहिए। लैंग्वेज जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। जिसमें भी आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है, आप उसमें लिख सकते हो। लेकिन जैसे अगर आप हिंदी चूज़ करते हो तो उसमें मात्राओं का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है आपको, क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत होते हैं जो इंग्लिश मतलब हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं लेकिन हिंदी लिखे हुए काफ़ी टाइम हो जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में कंफर्टेबल हो, उसी हिसाब से अपनी लैंग्वेज को चूज़ करो। ठीक है। और कईयों का ये कहना होता है कि मुझे मतलब पिछले साल मैंने लाइक इंग्लिश में लिखा था तो मेरे को उसमें कम मार्क्स मिले थे काफ़ी। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी में लिखूँ। तो देखिए क्या है कि मैंने फिर से कहा कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसी में लिखो, क्योंकि हो सकता है पिछली बार इंग्लिश वालों को कम मार्क्स मिले थे, इस बार ज़्यादा मिल जाए। तो ये कोई मतलब क्या कहते हैं स्टैटिक नहीं है कि इंग्लिश वालों को ज़्यादा मिलते हैं, हिंदी वालों को जो ज़्यादा मिलते हैं, किसी को भी कितने भी मिल सकते हैं। ठीक है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसी में आप लिखने की कोशिश करो। ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा डाउट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है। जो जब भी मैं ऐसे लिखने जाता हूँ तो उस केस में मुझे मतलब मेरा माइंड पूरा ब्लॉक हो जाता है, मेरे को कुछ समझ नहीं आता है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है, उसके अंदर क्या लिखना है, कुछ भी दिमाग में नहीं आता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए कई सारी चीज़ें हैं ऐसे लिखने के लिए। सबसे पहली बात, अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो आपने कुछ भी ऐसे नहीं लिखा है तो क्या होता है, जनरली आपके पास दिमाग में कुछ भी नहीं आता है। तो दिमाग में कुछ भी नहीं आने से आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे जो बंदे हैं जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके साथ ऐसा हो रहा है, वो क्या करेंगे, वो आपको सपोज आपको जो भी कोई ऐसे लिखना है, एजुकेशन पे लिखना है, इन्वायरमेंट पे लिखना है, या कोई सा भी ऐसे आपको लिखना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, पहले उस ऐसे से रिलेटेड कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ोगे। किसी बुक से आप पढ़ सकते हो, लाइक अरिहंत की 151 ऐसे वाली बुक से पढ़ सकते हो, नेट से आप पढ़ सकते हो। तो पढ़कर आप क्या करो, उसका पूरा डेटा जो है पहले पढ़ो अच्छे से कि कैसे बोला है उन्होंने, किस तरीके से लिखा है। तो जब आप उसको पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से समझ आएगा कि अच्छा इन्होंने इंट्रोडक्शन में इस तरीके से दिया, इन्होंने बॉडी जो है इसमें ये चीज़ें लिखी, इन्होंने कंक्लूजन में इस तरीके से लिखा। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। जब आप ये सारी चीज़ें कर लो तो करने के बाद आप क्या करो, अपने दिमाग में उस चीज़ को देखो, एक बार दो बार पढ़ो, फिर उसको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। शुरू में दिक्कत आएगी लेकिन धीरे धीरे जब 4 दिन 5 दिन हो जाएंगे, जब आप हैबिचुअल हो जाओगे, कई सारे ऐसे लिख चुके होगे, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम्स चली जाएगी। ठीक है। अब इसके साथ में दिक्कत आती है कई बंदों की ये कि फ्लो नहीं बन पा रहा है। फ्लो नहीं बन पा रहा कहने का मतलब क्या होता है कि उनका इंट्रोडक्शन पार्ट कुछ और बताता है, उनकी बॉडी कुछ और बताती है, उनका कंक्लूजन पार्ट कुछ और बताता है। लाइक मतलब एक स्टोरी जो ऐसे में होनी चाहिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ वो चीज़ें नहीं बन पाती है। तो उस केस में क्या करते हैं हम, उस केस में ज़रूरत होती है माइंड मैपिंग की। अगर ये माइंड मैपिंग से रिलेटेड आपको पूरी वीडियो देखनी है डिटेल में, तो मैंने उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, तो उसको आप देख लेना। वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में मतलब एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप क्या करो, माइंड मैपिंग में क्या होता है कि जो भी आपको ऐसे दिया जाता है ना, आप उसका एक रफ आइडिया ले लेते हो। रफ आइडिया जैसे कोई भी XYZ ऐसे है, जैसे पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर ऐसे आया, तो सबसे पहली बात आपको इंट्रोडक्शन देना है, तो आप पानी के बारे में बताओगे। तो आप एक मतलब अपने एडमिट कार्ड के पीछे या किसी के भी पीछे पेंसिल से एक रफ आइडिया ले लो कि मेरे को इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट लिखना है, बॉडी में मेरे को ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं कि इसका प्रोस क्या है, इसका पॉन्स क्या है, और ये मतलब किस लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे ह्यूमन नेचर के लिए क्यों ज़रूरी है, हमारी लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है। इसके कंक्लूज़न क्या है, कैसे बचाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें मतलब पहले लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक माइंड मैपिंग करनी पड़ेगी, एक पूरा लेआउट तैयार करना पड़ेगा, तभी आपका जो ऐसे है एक प्रॉपर वे में आएगा। सिंपल सी बात है, पहले आपको प्लानिंग करनी है, उसके बाद ही लिखना है। अगर डायरेक्ट जैसे घर का होता है, क्या करते हैं, घर अगर डायरेक्ट बनाने लग जाएंगे तो क्या होगा कि बनाना कुछ और था, बन कुछ और जाएगा। बेडरूम कहीं और होना चाहिए था, किचन कहीं और होना चाहिए था, वो हो कहीं और जाएगा। तो हम घर बनाने से पहले क्या डिज़ाइन करते हैं, दिमाग में डिज़ाइन करते हैं कि भाई मेरा बाथरूम यहाँ रहेगा, मेरा किचन यहाँ रहेगा, बेडरूम यहाँ रहेगा, और इस तरीके से यहाँ से सीढ़ियाँ जाएंगी। बस उसी तरीके से आपका
एस्से में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया माइंड मैपिंग। इस तरीके से आपका जो एस्से है एक फ्लो में बनना स्टार्ट होगा कि इंट्रोडक्शन में क्या पार्ट जरूरी है, बॉडी में क्या पार्ट जरूरी है और एंड कंक्लूजन में क्या पार्ट जरूरी है जो आपको मेंशन करना है। जब आप कई बार कर लोगे, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको ये सारी दिक्कतें आना बंद हो जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि लेटर फॉर्मेट इशू सबको रहता है। देखिए क्या है कि अगर आप YouTube चैनल पे लेटर फॉर्मेट के बारे में सर्च करोगे, आपको अलग अलग चैनल पे अलग अलग तरीके के लेटर फॉर्मेट दिखाई देंगे। तो इससे हमें क्या होता है, माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि मैं कौन सा लेटर फॉलो करूँ। कोई कहेगा कि आपको NCERT का लेटेस्ट पैटर्न ये है, NCERT का ओल्ड पैटर्न ये था, अभी इस तरीके से SSC फॉलो कर रही है। देखिए ज़्यादातर जो भी पैटर्न बताते हैं सारे ही सही होते हैं, वो अपने अपने पैटर्न होते हैं और सारे ही वो पैटर्न सही होते हैं। तो आप जनरली किसी एक पैटर्न को ले लो और उसी पैटर्न को ब्लाइंडली उसी पर प्रैक्टिस करते रहो। किसी भी ग्रुप में आप देखोगे तो कोई भी आपको बता देगा कि हाँ ये एक पैटर्न है, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस तरीके का पैटर्न का लेटर में कैसे लिखना होता है वो मैं बता दूँ, ठीक है। लेकिन अलग अलग रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी पैटर्न फॉलो कर रहे हो वो फॉलो कर सकते हो, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसके बाद है एक क्वेश्चन है कि क्या पहले स्टार्ट करना चाहिए, मतलब लेटर, जैसे सपोज एस्से और लेटर आया तो क्या पहले स्टार्ट करना चाहिए। पहले आपको लेटर स्टार्ट करना चाहिए, बाद में एस्से। इसके दो पॉइंट है। लेटर पहले स्टार्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि लेटर में क्या होता है ना, फॉर्मेट हमें ध्यान रखना होता है। अगर आप लेटर को बाद में स्टार्ट करोगे तो आपके पास टाइम होता है कम, क्योंकि ऐसे काफ़ी टाइम लेगा, और टाइम कम जब होगा ना तो आप फॉर्मेट में गलती कर दोगे, और जहां आपने फॉर्मेट में गलती करी तो आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके मार्क्स कटेंगे। तो इसलिए लेटर को शुरू में लिखो, क्योंकि शुरू में क्या होता है, माइंड काफ़ी अवेयर होता है, टाइम भी काफ़ी होता है, तो हम लेटर को काफ़ी अच्छा सुंदर लिख पाते हैं। और एस्से को बाद में क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि एस्से को लिखने के लिए टाइम चाहिए होता है, क्योंकि उसमें प्लानिंग चाहिए होती है, थोड़ा दिमाग मतलब देखना पड़ता है कि अच्छा मेरे को यहाँ ये लिखना है, यहाँ ये लिखना है, तो इसके लिए टाइम की ज़रूरत होती है। तो लास्ट में लिखने से क्या होता है, माइंड काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होता है, तो सही से हम एस्से को लिख पाते हैं, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि जो लेटर मतलब जो वर्ड्स हम लिखते हैं उसे बॉक्स के अंदर लिखना चाहिए या उसको लाइन के साथ में सटा कर लिख सकते हैं। देखिए आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर यही है कि बॉक्स के अंदर लिखो, क्योंकि सारे ही बॉक्स के अंदर लिखते हैं। तो अगर अचानक से ऐसा आएगा तो इन जो चेक करने वाला इन्विजिलेटर होता है या एग्जामिनर होगा, उसके दिमाग में दो ही चीज़ आएंगी, या तो वो बहुत बढ़िया समझेगा इस चीज़ को या बहुत घटिया समझेगा। तो कोशिश करें कि एवरेज रखें और बॉक्स के अंदर लिखने की कोशिश करें। इसके बाद क्या है कि प्रेसिस में हम टाइटल कैसे फाइंड करें। प्रेसिस में टाइटल देखिए, आप पूरे प्रेसिस जो आपका प्रेसी है पूरा पढ़ो, पढ़ने के बाद उसके अंदर देखो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है उस एस्से को लेकर लिख दो, वही आपका टाइटल होगा। इसमें इतना ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। फिर उसके बाद क्या है कि क्या एस्से में पॉइंट बनाकर लिख सकते हो। देखिए पहले के जो एस्से थे, मतलब आपने कई सारी डिस्क्रिप्टिव कॉपी देखी होगी, उसके अंदर क्या होता है कि बहुत बंदों ने डायग्राम भी बनाया हुआ है, बहुत बंदों ने पॉइंट टू पॉइंट लिखा भी है। तो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, आप लिख सकते हो, आप कैसे भी लिख सकते हो, बस आपका एस्से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, कोई मतलब पूरी एक स्टोरी को कन्वे करने वाला होना चाहिए। अब उसके बाद है कि लिखने से पहले मैं क्या करूं, ये मैंने पहले बता दिया। लिखने से पहले आप एक बार जनरली सोच लो कि आपको क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, कहाँ पर क्या चीज़ लिखनी है। तो इसके बाद क्या होता है, जब आप लिखते हो तो वो पूरा आइडिया कन्वे होता है। लाइक जैसे इंट्रोडक्शन में आपने एक लाइन ख़त्म करी, लास्ट की लाइन ख़त्म करी, तो कोशिश ये करना कि जो आपका बॉडी पार्ट है उसमें जो पहली लाइन है वो आपकी लास्ट के लाइन से कहीं ना कहीं थोड़ी कनेक्ट हो। तो इससे क्या होता है, कनेक्टिविटी बन जाती है एस्से में हर एक जगह पर। अब उसके बाद क्या है कि किससे चेक करवाऊं। देखिए आपके कई सारे स्टडी ग्रुप्स होंगे, टेलीग्राम्स ग्रुप होंगे, बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, तो वहां पर भी कोई 3-4 दोस्त या आपस में कोई ग्रुप बना लीजिए। उसके अंदर क्या करिए, डेली एक दूसरे की सीट्स चेक करिए। जितना आप एक दूसरे की सीट चेक करेंगे आपकी नॉलेज उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपको क्या होगा, 5 बंदों का आइडिया आपको 5 सीट चेक करने से आ जाएगा, तो आपका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको सीट्स भी चेक करनी चाहिए, दूसरों के पढ़ के रिव्यू भी करनी चाहिए, आपस में सॉल्व भी करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद है कि क्या वर्ड काउंट लिखना मैंडेटरी है। देखिए वर्ड काउंट मेरे हिसाब से नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इंट्रो जो पहला पेज है उसमें क्लियरली मेंशन हो रखा है कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखोगे, आप कुछ भी पर्सनल आइडेंटिटी कुछ भी नहीं दे सकते। तो क्या पता एग्जामिनर ऐसा सोच ले कि भाई ये अलग से इसने ऐसा क्यों कर रखा है, यूएफएम दे दे, तब आप क्या करोगे। तो इससे बढ़िया कुछ भी मत लिखो, जस्ट ऐसे ख़त्म हुआ ख़त्म करो। अब इसके बाद है कि नॉट एबल टू राइट द टॉपिक इन वर्ड लिमिट। देखिए ये उनके साथ में होता है जो प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते हैं।
उसमें क्या होता है कि बॉडी कोई लिख रहा है तो वो लिखे जा रहा है और लास्ट में पता चलता है कि शीट कम पड़ गई और कंक्लूजन खत्म भी नहीं हुआ और वर्ड लिमिट भी एक्सटेंड कर गई है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ओवर हो गई है। तो इस केस में क्या होगा कि हमेशा, जैसे मैंने अपनी डिस्क्रिप्टिव शीट में आपको मार्क करके दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी पार्ट होगी, यहाँ से यहाँ तक इंट्रोडक्शन होगा और यहाँ से यहाँ तक कंक्लूजन होगा। तो जब आपको पता रहता है ना कि इतने से इतने के अंदर लिखना है, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करता है कि मेरे को यहाँ तक खत्म करना है, तो यहाँ तक खत्म करने के लिए मैं ये चीज़ें लिख पाऊंगा। और कोशिश करें एस्से को बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से लिखें, बहुत सिंपल लैंग्वेज में और छोटा छोटा करके लिखें। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार मैं इतना बड़ा आपने लाइन लिख दिया कि मैं पढ़ते पढ़ते भूल गया कि पीछे क्या लिखा था और आगे क्या लिखा था। इसलिए छोटी छोटी लाइनों में लिखने की कोशिश करें उसको, ताकि हर एक सेंटेंस क्लियरली बता पाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। अब उसके बाद है हिंदी में राइटिंग खराब है तो इंग्लिश में लिखूं, लेकिन इंग्लिश में वर्ड अचानक से दिमाग में नहीं आते हैं। देखिए ये सब कुछ प्रैक्टिस का खेल है और 7-8 दिन 10 दिन है, आप 4-5 दिन लिखिए, काफ़ी लिखिए। और आप कोशिश करिए कि आपके पास जो भी बुक है, जैसे लाइक अरिहंत की अगर आपने ली है या कोई सी भी बुक आपने ली है, तो हो सकता है आप लिखो 20-25 ऐसे अभी तक, मतलब जब तक आप पेपर है, लेकिन पढ़ लो, हर एक ऐसे को पढ़ लो। पढ़ने से क्या होगा ना, आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि ऐसे को लिखा कैसे जाता है और आपके दिमाग में बहुत सारा कंटेंट आ जाएगा। इसलिए रोज 5-6 ऐसे पढ़ो, पढ़ने में कोई कमी मत छोड़ो। तो इससे क्या होगा कि आपको वो लिखना क्या है, इंग्लिश के वर्ड क्या लिखने हैं, इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी और थोड़ा बहुत वोकैब वगैरह भी पढ़ सकते हो। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना कि सिंपल क्या हो सकता है, ठीक। फिर उसके बाद है सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाती हूँ, जिसकी वजह से ऐसे एक प्रॉपर वे में मीनिंग कन्वे नहीं करता है। तो इसका मैंने बता दिया, वही है, आपको माइंड मैपिंग करनी पड़ेगी ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक हो पाए। और आपको फर्स्ट सेंटेंस, मतलब पहला पहरा अगर है, दूसरा पहरा जो है, तो पहले पहरे की लास्ट लाइन और दूसरे पहरे की फर्स्ट लाइन आपस में थोड़ी कनेक्ट होती हुई दिखाई देनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे हो पाता है ऐसे का। इसके बाद है हैंड राइटिंग इशू। देखिए हैंड राइटिंग तो ये तो जन्म से आप जैसी प्रैक्टिस करते आ रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, हैंड राइटिंग को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए अपने माइंड को, जब आप नॉर्मल अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने माइंड को क्या करो, अपने माइंड को मतलब थोड़ा ये रखो कि मेरे को राइटिंग सुंदर करते हुए लिखना है, मेरे को हैंड राइटिंग अच्छी करते हुए लिखना है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखो और लेटर को थोड़ा खुला खुला लिखने की कोशिश करो, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करो, तो थोड़ा अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। बाकी हैंड राइटिंग जो है वो तो काफ़ी लंबे टाइम से प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो उसको अचानक से सुधार पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। तो यही सारे जो डाउट्स थे ये मैंने सारे लगभग सॉल्व कर दिए हैं आपके। तो आप देख लो आपका डाउट कौन सा है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो इसको, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों को, मतलब फैलाओ इस वीडियो को। इसमें मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर डिस्क्रिप्टिव।